नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश कर दिया है। प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। अब तक का यह सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इसमें प्रदेशवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं है। नगरीय विकास, किसानों के विकास, सिंचाई और शिक्षा सहित विभिन्न योजनाओं पर बजट का फोकस है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि बजट में 16% की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पार कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के काम किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। सारे सुझाव को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए, और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, पहले से जो चल रही है योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का बजट। आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ। परिप्रेक्ष्य में अनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। बजट पर आम लोगों और सत्ता पक्ष ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, तो वहीं विपक्ष ने इसे मायूसी भरा बजट बताया। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये बजट का कोई मतलब नहीं है। भाई, भ्रष्टाचार राज्य में व्याप्त है और बजट अब लागू कर देंगे तो बजट तो भ्रष्टाचारियों के काम आएगा नहीं, फिर जनता के काम कहाँ आएगा। लाखों जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनको निश्चित करिए नहीं। सरकार का कहना है कि प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई है। आने वाले समय में प्रदेश के विकास को नए पंख लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मध्य प्रदेश का बजट पिटारा, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े। डॉक्टर गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नीलेश गुप्ता जी भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे ही लेंगे कि किस तरह से इस पूरे बजट को आप मौजूदा सरकार का देखते हैं इस वित्तीय वर्ष के लिए। ये जो हमारा बजट है ये फोकस बजट है और फोकस इसका है मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। जिस मध्य प्रदेश को मारू के दलदल से हमने निकाला, इसको एक विकासशील प्रदेश बनाया। हम चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन भारत के लिए मध्य प्रदेश करे, यहाँ आवाम खुशहाल हो। 10 फोल्ड हमने इंक्रीज की है मध्य प्रदेश की आवाम की इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में, जिसको हम चाहते हैं कि आगामी 5 वर्षों में ये 15 फोल्ड तक पहुंच जाए। और जो अभी
हमको जो बजट मिला था दिग्विजय सिंह जी का आखिरी जो बड़ा बजट था वो 20,000 करोड़ का था। आज हमने 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट किया है पास, और आखिरी जो बजट हमारा इस टर्म का होगा वो हम कम से कम 7 लाख करोड़ का करके दिखाएंगे। मध्य प्रदेश ऑलरेडी हमारा प्यारा प्रदेश जो है वो डबल इंजन के साथ डबल डिजिट की ग्रोथ में चल रहा है जीडीपी के मापदंड में। हम इसको और ज्यादा रफ्तार देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने चीजों को तय किया है। सामाजिक सशक्तिकरण, हर वर्ग का सशक्तिकरण हो, महिला बच्चों का सशक्तिकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, स्वास्थ्य का ढांचा जो है वो पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, हर जगह उपलब्ध हो, और शिक्षा पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए इस बजट को आप देखिए, इसके 4 सबसे बड़े आयाम कौन से हैं या 5 सबसे बड़े आयाम कौन से हैं? सबसे ज्यादा आपको दिखेगा ध्यान इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, दूसरा आपको नजर आएगा कि स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, महिला एवं बाल विकास का है और किसान का है। आप ये देखिए कि ये 5 ड्राइविंग इंजन जो है वो मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। तो हर वर्ग पर फोकस करने की कोशिश इस पूरे बजट में की गई है, बीजेपी ये दावा करी है, लेकिन कांग्रेस क्या मानती रविंद्र जी? जब बजट की शुरुआत हो रही थी तब लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा, वॉकआउट कर दिया गया, लेकिन क्या बजट के जो अहम पहलू हैं उनसे विपक्ष रूबरू हो पाया? और क्या इत्तेफाक रखता है कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, इसमें मध्य प्रदेश का ये बजट थोड़ी सहभागिता निभा सकता है इसमें? नहीं, देखिए मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि देखिए पक्ष और विपक्ष में बैठ के तर्क उतर करने से कोई हासिल नहीं होने वाला। जनता को क्या चाहिए? जनता को अल्टीमेटली सुविधाएं चाहिए, नौजवान को, बेरोजगार नौजवान को रोजगार चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार, ये 25वां टर्म है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बजट बनाना तो सरकार के हाथ में है जी, लेकिन पहली बात तो ये है कि वित्तीय हालत जो प्रदेश की खराब है उसको, इसकी ये कहां से व्यवस्था कर रहे हैं जरा बताएंगे जनता को। वित्तीय हालत इतनी खराब कर रखी है कि प्रति व्यक्ति 51,000 रुपया कर्जा भी मध्य प्रदेश में है। आप बजट बना लो, लेकिन बजट को उसका व्यवस्था करने के लिए आर्थिक जो है पक्ष जो प्रदेश का लगातार कमजोर हो रहा है जी, उसका बोझ जनता के ऊपर जा रहा है। और इसके बाद भ्रष्टाचारी पे कोई नियंत्रण नहीं है। जब भ्रष्टाचारी की विपक्ष बात उठाता है कि सदन में, तो कहीं सदन को समाप्त कर दिया जाता है, कहीं सदस्य को किसी को निलंबित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की केवल लोक लुभावनी बातें करके बजट में कि हमने बजट, हम भी सदन के सदस्य थे, हमने भी बजट देखा, लेकिन उस बजट का कोई हमें रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। इस बार 3,60,000 करोड़ के अबव बजट है। अभी मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से मैं जानकारी विधानसभा के माध्यम से मुझे मिल रही है, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश की महंगाई से हालत खराब, बेरोजगारी के दंश से नौजवान जूझ रहा है, वित्तीय हालत बुरी तरह खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उसकी जानकारी निकालिए। कर्मचारियों की तनख्वाह भी दूसरे मदों से ट्रांसफर की जा रही है जी। और आप बजट को केवल जनता में अपने आप को बनाने के लिए, फेम करने के लिए कि जनता में हमने देखी कितना अच्छा हम कार्य कर रहे हैं जी। तो केवल ये एक कहने की बात है, वास्तविक धरातल पे क्या स्थिति है ये हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उस चीज की सच्चाई को लाएं सामने। बिल्कुल, वित्तीय व्यवस्था कैसे करेंगे इस पर भी मैं जरूर जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल नीलेश जी का रुख कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी, इस पूरे बजट को लेकर के आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? क्या पूरी तरह से बैलेंस बजट इसे माना जाए और क्या सभी फैक्टर्स पर इसमें ध्यान दिया गया है? नमस्कार। नमस्कार। मैं जो अगर बात करूं, बजट काफी लेवल पर बैलेंस, सारी जो सेगमेंट्स हैं उन पे थोड़ा थोड़ा एलोकेशन सभी जगह हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात है धार्मिक पर्यटन, जिसमें पिछले कुछ वर्षों का काम हुआ, तो एक इन्वेस्टमेंट समिट जो कि रीजनल लेवल पर हमारे यहाँ पर अभी उज्जैन में हुई थी, पहले इंदौर में हुआ करती थी, अब इन्होंने अन्य और शहरों में भी इसको प्लान किया है। तो डेफिनेटली रीजनल लेवल की समिट्स अगर इन्वेस्टमेंट की होती है तो लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लोकल रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि सरकार का जो काम होता है वह रोजगार के अवसर भी पैदा करना होता है, रोजगार के लिए माहौल भी बनाना होता है। कई बार ये बात राजनीतिक बात आती है कि रोजगार के अवसर नहीं है या
रोजगार के अवसरों की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पे जो काम इन्होंने किया विकसित भारत के साथ साथ इस विकसित भारत को जोड़ते हुए जो बजट बनाया है, इसमें कुछ काम और स्किल डेवलपमेंट पे किया जा सकता था। जिस प्रकार से हालांकि इन्होंने आईटीआई कॉलेजेस में 22 की संख्या में इजाफा किया है, कुछ एलोकेशन वहां पर भी किया है। सोलर और ई व्हीकल से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो इन्होंने प्रोवाइड करा करके एक नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। एजुकेशन और हेल्थ पे इन्होंने नेचुरली काम इस बार हुआ है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पर भी मुझे लगता है कि रिसर्च सेंटर जो डेवलप होने हैं सरसों और चने के ऊपर ये किए हैं, लेकिन इसमें और भी उत्पादों पर ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम इससे संतुष्ट नजर आते हैं। पीएम मित्र पार्क, जिसमें कि मध्य प्रदेश में भी एक जिले का चयन हुआ है धार का, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एलोकेशन किया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज जो हर जिले में इन्होंने बनाने की बात की है, तो उससे स्वाभाविक तौर पर जो शिक्षा का स्तर वहां पर बढ़ेगा और रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम और शिक्षा पर ये बात बढ़ाई जा सकती है। तो ओवरऑल तो सरकार ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है और अच्छी बात यह है, जैसे पेक सोसाइटी की हम बात करें तो उसके कंप्यूटराइजेशन को इन्होंने इस बार कवर किया है। यहाँ पर एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सभी डिपार्टमेंट्स को अगर ऑनलाइन किए जाने की बात होती तो शायद हम बड़ी जल्दी अपने विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में और कुछ काम कर पाते। लेकिन फिर भी हमारी राय में बैलेंस बजट है। देखिए क्या है कि मतलब ऑलवेज ऐसा लगता है कि ये किया जा सकता है, ये दिल मांगे मोर, हमेशा ऐसा लगता है, लेकिन सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को समझते हुए ये काम किया है। तो नेचुरली इन सब में प्रोफेशनल्स कम्युनिटी भी पूरा साथ देगी। और जहां तक मैं बात करता हूँ, मेरे साथ दोनों पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनका भी जो सबमिशन है वो कहीं ना कहीं संबंधित है। आप राजनीतिक बात पे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न या एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न, तो बैलेंस इज बजट जो है वो बैलेंस है। चलिए, तो बजट बैलेंस है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स पर भी इसमें और ध्यान दिया जा सकता था। प्रतिपक्ष की चिंता यह है कि इतना बड़ा बजट आपने पेश कर दिया 3,65,000 करोड़ का, लेकिन अब इसके लिए जो वित्तीय प्रबंधन है वो कहां से होगा? जो आर्थिक व्यवस्था है उसका पक्ष क्या होगा? देखिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बड़ा सटीक फॉर्मूला होता है कि एज यू डेवलप, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे रेवेन्यू में इंक्रीज होता है। मैं सबसे सटीक आपको उदाहरण देता हूं कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान के और अपने आप के 2 बार रिकॉर्ड तोड़े जीएसटी कलेक्शन में। वो क्यों हुआ था कि जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर मनी किसानों को दिया गया था उससे मार्केट में तरलता आई थी। तो जब मार्केट में तरलता आती है तो फिर उससे मार्केट की साइकिल चालू होती है और जीएसटी कलेक्शन भी डेवलप होता है। तो कलेक्शंस डेफिनेटली डेवलप होते हैं। और फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो, जब आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हो, जब आप कृषि का रकबा बढ़ा रहे हो, तो इन सब चीजों से इन्वेस्टमेंट पूल होता है। जब इन्वेस्टमेंट पूल होगा तो फिर टैक्सेशन का भी कलेक्शन होता है, उसमें रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी होता है। और ये अपने आप चलने वाली एक साइकिल है। एम्प्लॉयमेंट हुआ तो फिर तरलता आई तो मार्केट में वापस पैसा आया। तो एक ये जनरेशन जो होता है ना पैसे का, ये इसी क्रम में चलता है और सरकारें इसी प्रकार से चलती है। तो आपने देखा होगा कि पहले की जो सरकारें थी, किसी जमाने में दिग्विजय सिंह जी के समय ऐसा लगता था कि मार्केट में तरलता नहीं होती थी। जब मार्केट में तरलता नहीं होती थी तो ये साइकिल रुक जाती है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कि पैसा कहां से आएगा। पैसे की कोई कमी नहीं है, विजन की और नेक नियति की जरूरत होती है जो हम करते हैं। विजन की जरूरत होती है। रविंद्र जी, जैसा कि डॉक्टर गुलरेज शेख जी कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा पहलू है जो इस बजट में होना था और विपक्ष मानता है कि इसे शामिल नहीं किया गया? विजन की बात जो अभी हम सुन रहे थे जी, विजन तो क्लियर है। अभी इलेक्शन ये लोकसभा का हुआ, उससे पहले एक विकास यात्रा निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने जी। में एक जिले का खर्चा 15 से 20 करोड़ रुपया है। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि वो 15 से 20 करोड़ रुपया प्रति जिले का जो खर्चा हुआ पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी, उससे जनता का क्या लाभ हुआ? विकास यात्रा से वो भाजपा ने अपना प्रचार किया, तो इस प्रकार से भी बजट का दुरुपयोग किया जाएगा क्या? ये भी तो कंफर्म करो। दूसरी बात, बजट कहना आसान है कि हम तरलता ला रहे मार्केट में, हम जनता के बीच में,
और हम दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो उसमें तरलता नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में जितना आज कर्जा प्रति महीने दिया जा रहा है उतना पैसा सरकार ने लिया था, आज आप उतना ब्याज दे रहे हो। क्या आप ये भूल गए हो कि 51,000 रुपए प्रति व्यक्ति आज कर्जा है और डे बाई डे बढ़ रहा है। आप जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हो और केवल लोक लुभावनी बातें करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सरकार है उसका काम है बजट प्रस्तुत करना, वित्तीय प्रबंधन करना, लेकिन ये हमारा काम है, हम विपक्ष में बैठे, हमारा काम है आपसे पूछना, जनता को बताना कि आपका वित्तीय प्रबंधन खराब है। आप केवल बजट को लोगों तक कह करके केवल खुशी देना चाहते लोगों को कि हमने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन बहुत खराब है। गुडरेज जी, कांग्रेस की चिंता यह भी है कि बजट का दुरुपयोग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, अगर ऐसा हो रहा होता, दुरुपयोग हो रहा होता, तो जो 20,000 करोड़ रुपए का इनका बजट हुआ करता था वो आज 3,65,000 से ऊपर का नहीं होता। स्टेट की जीडीपी का विकास नहीं होता। इंडस्ट्रियल जीडीपी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेट था, इनके कालखंड में नेगेटिव हुआ करता था। आज जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो 21 साल का हो गया। बीच में 21 मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा है। गुडरेज जी, आपकी बात जारी रखें। उसको रोजगार नहीं दे पा रही है और केवल 20 साल 21 साल पुरानी बात कह करके अपनी बात को समाप्त कर देना। रविंद्र जी, मैं आऊंगा फिर से आपके पास, जवाब एक बार ले लेते हैं। गुडरेज जी, आपकी बात रखें जी। बच नहीं सकते क्योंकि आप केवल आज से 21 साल गुडरेज जी, आपकी बात रखें जी। आप आज की बात करिए, वर्तमान की। ठीक है, वर्तमान पर ही चर्चा हो रही है। रविंद्र जी, उदाहरण दे रहे, एक बार सुन लेते हैं, उनका जवाब ले लेते, फिर आपका रुख करूंगा मैं। डॉक्टर गुडरेज शेख जी, प्रदेश की हालत इतनी खराब है, बेरोजगारी के दंश से नौजवान जूझ रहा है, महंगाई आप जिसको मैनेजमेंट कह रहे थे दिग्गी राजा था, उस समय गड्ढे होते थे, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तो बेसिक एमिनिटीज ऑफ सिविक लाइफ नहीं थी आपके जमाने में। किसी अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रहे। ठीक है, आज इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, आप आराम से सड़क पे रुक कर बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गड्ढे नहीं है। आप जिस मोटर व्हीकल में घूम रहे हैं, क्यों घूम पा रहे हैं हर जगह आराम से? क्योंकि सड़कों का जाल अच्छा बिछाया गया है, टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ जो नजर आता है। केवल कहने से नहीं होता मेरे भाई, कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होता है। कमलनाथ ने बजट बनाया था जिसमें उन्होंने किसानों की बीमे की प्रीमियम खा ली थी, बहन बेटियों के शादी के लड्डू खा लिए थे, जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ाकू बच्चे होते हैं। विषय पर ही हम रहे और चूंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं, नीलेश जी का मैं फिर से रुख कर लूंगा। नीलेश जी, अब ये जो बजट है, इसे इंप्लीमेंट करने में क्या आप मानते हैं कहां पर चैलेंजेस आ सकते हैं, और जो रिकवरी है उसके लिए सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है, कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? सर, जैसा कि मैंने अपने जब आपने मुझे मौका दिया था, मैंने बताया था कि बजट काफी बैलेंस्ड है और नई चीजों पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन है कि इसको बैलेंस करके आगे कैसा किया जाएगा, जी, इंप्लीमेंट धरातल पर जब किया जाएगा, जी, जहां तक मुझे लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बजट को काफी बैलेंस किया हुआ है। और जहां तक हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ऑलरेडी जो हमारा कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है उससे ऊपर ही काम कर रहा है। प्रेजेंटली इंडिया की जो ग्रोथ है जीडीपी की, वो लगभग 7.8 से 8.88 के आसपास चल रही है। हम अभी 9.37 के आसपास रन कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में भी जो बढ़ावा हुआ है, तो डेफिनेटली बजट जो पिछले सरकारों ने भी दिया है उससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। विजन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस प्रकार से बजट दिया है, मुझे लगता है कि टैलेंट के ऊपर पूरा फोकस है, चाहे वो मेधावी छात्रों की योजना हो या फिर आईटीआई कॉलेजेस की योजना हो। इन्वेस्टमेंट समिट, जी हाँ, अगर विकसित भारत की ये बात करते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ला करके प्राइवेट सेक्टर से ही कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, ताकि जो रोजगार की हमारी समस्या है देश की जनसंख्या के कारण, वह कहीं ना कहीं हो पाए। धार्मिक पर्यटन के मामले में मैं तो एक तरह से AA+ ही दूंगा मध्य प्रदेश शासन को, कि जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन की रूप करके एक ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्मित किया है जिससे कि हर कोई प्रभावित हो रहा है। तो मेरी नजर में बजट काफी बैलेंस्ड है। और रेवेन्यू की बात जहां तक गुलरेज जी ने बताई थी कि
अगर लोकल में कहीं पैसा जाता है, जैसे अगर अपन लाडली बहना की बात ही करें तो लाडली बहना योजना एक वर्ग तो हमारा ये बोलता है कि किस प्रकार का सरकारी खजाने पर बोझ है, लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी हम जाके बात करेंगे तो लाडली बहना के माध्यम से प्रदेश के हर गांव में जब पैसा गया, जब वो पैसा जाकर के और उन बहनों और माताओं ने अपने परिवार के लिए उसको खर्च किया, तो डेफिनेटली वो कर के अन्य माध्यमों से वापस सरकार के पास गया और उससे वापस से अर्थव्यवस्था में पैसा आया। तो मैं इस बात को सेकंड करूंगा गुलरेज जी की बात को। जहां तक ई बस के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है एनवायरमेंट को लेकर के, तो सरकार को सभी शहरों में, इवन जो लोकल में इन्होंने बात की है कि हम इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन इत्यादि शहरों में ई बस का संचालन करेंगे। मेरा सजेशन यह है कि ई बस का संचालन पूरे प्रदेश में इंटरसिटी के रूप में होना चाहिए, सो दैट वहां पर हर जगह हम फ्यूल का भी बचत कर पाए और एनवायरमेंट की बचत कर पाए। साथ ही सरकार ने योजनाएं काफी बना रखी हैं। अगर सरकार इसमें एक कदम और आगे बढ़ाए और रोजगार केंद्र की स्थापनाएं पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर अगर करती है तो डेफिनेटली पब्लिक के बीच में सरकार की योजनाओं की जानकारी ज्यादा पहुंचेगी, अवेयरनेस होगी और उसके माध्यम से हर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। बिल्कुल, और कोशिश भी सरकार जैसा कि दावा कर रही है उसकी यही है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक इस बजट का लाभ पहुंचे। फिलहाल देखना होगा कि धरातल पर जब इसे लागू किया जाता है तब कितना लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।